October November 21, variant 22, question number 1. The following balances have been extracted from the books of P Limited at 31st August 2021. सबसे पहले जी उसने डिबेंचर दिया आपको 5% इंटरेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, बैंक क्रेडिट बैलेंस, दिस मीन्स ओवरड्राफ्ट, this is overdraft, then carriage inward है, delivery vehicle cost and less provision, distribution cost है, dividend paid, freehold premise property, interest paid, inventory at 1st September 2020, purchases, and retained earnings, revenue, return outwards, revaluation reserves are there, share capital, premium, payable, trade receivables, wages and salaries. After this, the freehold property was revalued on 1st September 2020 at 58,000. तो आप देखें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रीवैल्यू हुई है. द रीवैल्यूएशन हैज़ नॉट येट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो द फर्स्ट हमने क्या करना है, हमने रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री या उसको हमने रिकॉर्ड करना है. एंड प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूएशन ऑफ द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी on 1st September 2020 जी. A narrative is not required. तो आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी की कितने से आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही है जी, 66 से 8,000 से प्रॉपर्टी reduce हो रही है. So this means if property reduced by 8,000 तो आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को क्रेडिट कर दें इफ इट रिड्यूस्ड बाय 8,000 एंड रीवैल्यू एंड इनकम स्टेटमेंट रीवैल्यूएशन रिजर्व इज 6,000. 6,000 से प्रॉपर्टी 58,000 पे आई है. तो कितने से ये रिड्यूस हुई है, 8,000 से. ठीक है, प्रॉपर्टी क्रेडिट हो गई. एंड उसके बाद रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट हो गया. 6,000 से. ठीक है, एंड द रिमेनिंग वैल्यू, आप इसमें देखें लॉस हुआ है ना, द रिमेनिंग वैल्यू चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट. अब मुझे ये बताएं कि ये प्रॉपर्टी जो है डेप्रिशिएट नहीं हो रही थी, अभी तक तो डेप्रिशिएट नहीं हुई ना. सो रिमेंबर वन थिंग, अगर डेप्रिशिएट हो रही होती तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करते रादर देन रीवैल्यूएशन रिजर्व के. देखिए, यू हैव रीवैल्यूएशन रिजर्व सो यू डू इट. आप मैक्सिमम रीवैल्यूएशन रिजर्व तक कम कर सकते हैं. अब यहां पे अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो प्रॉपर्टी डाउनवर्ड रीवैल्यू हुई है. आपके पास रीवैल्यूएशन रिजर्व मैक्सिमम 6,000 है. आप रीवैल्यूएशन रिजर्व मैक्सिमम इतने से डेबिट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नेगेटिव नहीं हो सकता रीवैल्यूएशन रिजर्व. बाकी जो अमाउंट आपको रीवैल्यूएशन की चाहिए वो इनकम स्टेटमेंट से फिर आप प्रॉफिट से कम करेंगे. ठीक है जी. ना होता सारे का सारा प्रॉफिट से जाता. अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व आपके पास क्वेश्चन में नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट डाउनवर्ड रीवैल्यू हो गया तो जितनी भी अमाउंट है आप रिटेन्ड अर्निंग से इनकम स्टेटमेंट से उठा लेंगे. एग्रीड. ये याद रखें, कभी भी रीवैल्यूएशन रिजर्व नेगेटिव ना कर देना. वाई? बिकॉज वो 2021 में ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस में ये प्रैक्टिस कर चुका है, तो चांसेस हैं कि आपके साथ भी वो ये करें. सो वी चार्ज हियर इनकम स्टेटमेंट 2,000. ये आपकी थी जी जर्नल एंट्री फॉर रीवैल्यूएशन रिजर्व. अब आप आ जाएं नेक्स्ट.
एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहते हैं जी वी डिस्कस एवरी ट्रांजैक्शंस फर्स्ट एंड देन वी प्रोसीड क्वेश्चन. रेवेन्यू इंक्लूड्स goods sent on sale on sent to a credit customer 23rd August on a sale or return basis. इधर मेरे साथ कंसंट्रेट करें ज़रा, एडजस्टमेंट्स मेरे साथ समझें. इस पे देख के वाइट बोर्ड पे देखें. सेल और रिटर्न बेसिस पे जो गुड्स जाती हैं वो सेल्स नहीं हो सकती. अगर आपने उनको सेल्स कंसिडर कर दिया है तो आपने गलत किया है. आपको क्या करना है, आपको ये सेल प्राइस भी रिवर्स करनी है. जब आपने सेल प्राइस रिवर्स करनी है तो रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल भी कम हो जाएंगे. पहली चीज़. दूसरी चीज़, आपने जब सेल्स कम की और उसकी कॉस्ट भी है कोई मार्कअप मार्जिन से, तो आपने उसकी कॉस्ट प्राइस भी वापस क्लोजिंग इन्वेंट्री में प्लस करनी है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ पे भी ये वर्ड आ जाए सेल और रिटर्न बेसिस, तो याद रखें वो सेल्स नहीं है. अगर आप सेल्स कंसिडर कर गए हैं तो वो कहते हैं द डायरेक्टर्स वर अनसर्टन वेदर एनी ऑफ दीज गुड्स वुड बी रिटर्न्ड. द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड वाज 6400 एंड दे हैड बीन सोल्ड एट अ मार्जिन ऑफ 25%. इसका मतलब है 6400 पे अगर मैं 25% लगाऊं तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस जो है वो उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी. सो थोड़ा सा इस पे हम वर्किंग कर लें. आपका फॉर्मूला ये होता है सेल प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट. सेल इज 6400, जीपी इज 25%. How much this is? 1600 जी. And the cost is 4800. अब अगर ये गुड सेल और रिटर्न बेसिस पे गई हैं, ये into 25% क्यों लिख दिया आपने? मैंने उसको मार्जिन निकाला है ना, मार्जिन निकाल के ये मैंने 6000 कर लिया. देखें अब ये गुड सेल और रिटर्न बेसिस पे हैं. When we start our income statement, keep remember, अगर ये सेल्स नहीं है तो ये वाली जो कॉस्ट है ये क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी ऐड होगी. ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो डबल एंट्री ये हुई, कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी. ये सेल प्राइस 6400 आपकी सेल्स में से भी कम होगी और ट्रेड रिसीवेबल में से भी कम होगी. दिस इज एडजस्टमेंट 1. एडजस्टमेंट 2 पे आ जाए. वो कहते हैं इन्वेंटरी इन पी लिमिटेड वेयर हाउस एट 31st August 2021 वॉज वैल्यूड एट कॉस्ट 80,600. अब हमें 18,600 के अंदर 4,800 ऐड करना होगा अगर ये सेल्स हमारी नहीं हैं तो, सेल और रिटर्न बेसिस. डिबेंचर इंटरेस्ट वो कहते हैं जी 30 जून 2021 तक पेड है. has been paid 30th June 2021. इसका मतलब है जुलाई एंड अगस्त का अनपेड है. डिलीवरी व्हीकल लाइसेंस ऑफ 540 had been paid for the year ending 31st December 2021. प्रीपेड हो गया. वेजेस एंड सैलरीज 620 वर आउटस्टैंडिंग. अदर रिसीवेबल्स हो गए, पेएबल्स हो गए. वेजेस एंड सैलरीज आर टू बी चार्ज्ड. वेजेस एंड सैलरीज का उसने ब्रेक डाउन दे दिया. आपने चार्ज करनी है 25% टू एडमिन एंड 75% टू डिस्ट्रीब्यूशन. 7th पे आ रहे हैं. ऑन 31st August 2021 a delivery vehicle was sold for 7,000. The vehicle had been purchased 1st September 2018. यानी कि 2-3 साल पहले उसने ख़रीदी थी 13,000 की. No entries for the sale had been made in the books of account and the sale proceed had not yet been recorded. इसका मतलब ये हुआ कि 3 एंट्रीज आपकी एसेट डिस्पोजल की होती हैं, एक बैंक के साथ, एक एसेट एट कॉस्ट के साथ, और तीसरी एंट्री आपकी होती है
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ, और उसने बड़ा क्लियरली कह दिया आपको, उसने कह दिया है कि नो एंट्री फॉर द सेल हैड बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द सेल्स प्रोसीड हैड नॉट येट बीन रिसीव्ड। इसका मतलब है पैसा नहीं आया तो वो बैंक नहीं डेबिट हो सकता, अदर रिसीवेबल डेबिट होंगे, अदर रिसीवेबल डेबिट होंगे। इस पे भी हमें कैलकुलेट करना है जी प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। सो हम थोड़ी सी इस पे वर्किंग कर लेते हैं। कॉस्ट इज 13,000, ये उसकी कॉस्ट है। इसमें आप लेस कर दें प्रोविजन, नेटबुक वैल्यू आ जाएगी। नेटबुक वैल्यू से आप लेस कर दें रसीट्स विच आर 7,000, तो आप देख लेंगे आपके पास प्रॉफिट बचता है या लॉस बचता है। बट व्हेन वी गो टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, तो डिलीवरी व्हीकल की डेप्रिसिएशन का वो फॉर्मूला यहाँ पे दे रहा है 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो ये है। साथ वो कह रहा है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ईयर ऑफ सेल में आपने डेप्रिशिएट नहीं करना। ठीक हो गया जी। सो मैं अब इसको डेप्रिशिएट करूंगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। हमने ये एसेट ख़रीदा था जी सितंबर 18 में, सितंबर 18 में ख़रीदा। आपका साल कब ख़त्म होता है? अगस्त 19। एक साल है अगस्त 19, फिर दूसरा साल है अगस्त 20, और अगस्त 21 में वो सेल हो गया। आपने 2 साल इसको डेप्रिशिएट करना है। तो 13,000 पे मैं 20% अगर कैलकुलेट करूं पहले साल, तो मेरी डेप्रिसिएशन आती है 2600 माइनस, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 13,000, नेट बुक वैल्यू आई 10,400, फिर मैं इसको 20% कर दूं तो दूसरे साल की डेप्रिसिएशन आती है 2080। तो आपकी 2 डेप्रिसिएशन है 2600 एंड 2080, 4680। दिस इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन minus 13,000. Your company is net book value is 8320. 8320 और आपने एसेट सेल किया था 7,000 का, तो माइनस 7,000, तो आपका लॉस आता है जी 1320 इज लॉस। इतना ही आ रहा है जी, दिस इज लॉस। और वो कह रहा है इसकी कोई एंट्री नहीं प्रोसीड हुई, हमें एंट्रीज को प्रोसीड करना है, ये अदर रिसीवेबल में जाएगा, याद रखना है अगर आपने एसओएफपी बनानी है तो। इसके बाद आप आ जाएं एडजस्टमेंट 8 पे। वो कहता है जी द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज यूज्ड ओनली एज अ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस। उसके अंदर वेयर हाउस ओपन हुआ है। Its remaining useful life at 1st September 2020 was estimated to be 40 years. ये वही फॉर्मूला है जो हमने प्रीवियस एक पेपर 3 में 32 या 31 में किया था। अब उसने ये पेपर 2 में भी एंटर कर दिया। स्ट्रेट लाइन मेथड के मैंने हमेशा बताया 3 फार्मूलाज होते हैं। एक है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, दूसरा फॉर्मूला है कॉस्ट इनटू परसेंटेज, और तीसरा फॉर्मूला है रीवैल्यूड अमाउंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। ये याद रखें तीनों फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन के। रीवैल्यूड अमाउंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब आप देखें, आपने यहां पे ये नॉन करंट एसेट रीवैल्यू हुआ आपको 58,000 से। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। नाउ रीवैल्यू
revaluation value is 58,000. This is revalued amount. 58,000. Scrap value is 0 divided by 40. 40 साल हैं तो एक साल की डेप्रीसिएशन आपकी आ जाएगी 58,000 डिवाइडेड बाय 40, तो डेप्रीसिएशन आती है 1450 पर एनम। ये प्रॉपर्टी की डेप्रीसिएशन है। फिर जी डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज एज फॉलोज। नॉन करंट एसेट्स फ्री होल्ड है और डिलीवरी व्हीकल है 20% पर एनम RBM। फुल ईयर डेप्रीसिएशन ऑनवर्ड्स चलते हैं जी। वो आपसे बड़ा सिंपल सा वर्ड्स कह रहा है कि इनकम स्टेटमेंट बना दें फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है जी, इनकम स्टेटमेंट बना दें और वर्किंग के लिए उसने आपको नेक्स्ट पेज पे वर्किंग प्रोवाइड की है। रेवेन्यू पे सबसे पहले आ जाए जी। रेवेन्यू जी, ये 8 से जिसमें 1450 आएगा। 8th एडजस्टमेंट वालेकुम सलाम 1450। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 या अब आ जाएं। अब हम चलते हैं जी वर्किंग्स पे। सबसे पहले रेवेन्यू। रेवेन्यू आपका कितना है जी क्वेश्चन में? रेवेन्यू है आपका 216,600 और इसमें से हम 6400 माइनस कर देते हैं जी। 216,600 माइनस 6400 वही गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। कितनी वैल्यू आई जी? वैल्यू दे दें प्लीज। 210,200 दिस इज योर रेवेन्यू। अब आप देखें ख्याल से, रिसीवेबल से भी आपने ये अमाउंट माइनस करनी है अगर आपने SFP प्रोड्यूस करनी है। इधर देख लें आगे, ये नहीं है कि आप यहाँ से माइनस कर दें और यहाँ से माइनस ना कर दें। हर न्यूमेरिकल वैल्यू की अकाउंटिंग में डबल एंट्री होती है, 2 एंट्रीज होती हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज की। ठीक है, तो दिस इज 210,200। वी पोस्ट हियर 210,200। सर लेकिन इसके तो एंट्री के अंदर हम लोग क्लोजिंग इन्वेंटरी भी तो बढ़ाएंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ाएंगे बट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल नॉट रेवेन्यू। एक इफेक्ट तो उसका रेवेन्यू कम हो जाएगा, दूसरा इफेक्ट यहाँ भी नो, एक इफेक्ट उसका होगा इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, दूसरा इफेक्ट होगा कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी। इन्वेंट्री देखें, इन्वेंट्री आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री, आपकी परचेजेज, आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये तीनों वैल्यूज या तो कॉस्ट पे होती हैं या NRV पे होती हैं। तो कॉस्ट कभी भी रेवेन्यू को हिट नहीं करेगी, कॉस्ट ऑफ सेल को हिट करेगी। अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ रही है तो याद रखें कॉस्ट ऑफ सेल गिर रही है, ये इनवर्स चलती हैं। अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो डायरेक्ट होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल पे एंड वी विल कैलकुलेट, विल डू वर्किंग 1 फॉर कॉस्ट ऑफ सेल। दिस वन revalued amount minus scrap value over 40। 58,000 divided by 40 कितना होता है? यही है सर, यही आंसर पर एनम। पर एनम पूरे साल की डेप्रिसिएशन होती है ना पर एनम, राइट? वर्किंग 1 जी, कॉस्ट ऑफ सेल पे चलते हैं हम। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, देयर इज नो चेंज फॉर ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री है जी आपके पास क्वेश्चन में हाउ मच? 22,880 फर्स्ट सितंबर वाली 0 जी, बिगनिंग ऑफ ईयर वाली, बिगनिंग ऑफ ईयर वाली। आफ्टर दिस वी गो फॉर परचेजेस। 88,900
88,900. Less closing inventory. क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके एडजस्टमेंट्स में है जी, सेकंड एडजस्टमेंट 18,600 और इसके अंदर आप एडजस्टमेंट 1 वाली क्लोजिंग इन्वेंट्री सेल और रिटर्न वाली ऐड कर दें. दिस इज 4,800. तो द आंसर विल बी योर क्लोजिंग इन्वेंट्री. हाउ मच? 23,400. अब आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि कोई और इन्वेंट्री की वैल्यू क्वेश्चन में इन्वेंट्री को हिट तो नहीं कर रही जी, कॉस्ट ऑफ सेल को तो नहीं डिस्टर्ब कर रही. 60 ये भी जी लेस होंगी. कैरेज भी है. ओके जी. रिटर्न आउटवर्ड 260 प्लस कैरेज इनवर्ड हाउ मच? 390. इसके बाद आप इसका टोटल कर लें, कॉस्ट ऑफ सेल आपकी आ जाएगी 22,880 प्लस 88,900 प्लस 390 minus 260 minus 23,400. Closing inventory is 88,500. Sorry, cost of sale is 88,510. So cost of sale is 88,510. And now calculate gross profit. 210,200 minus 88,510. Gross profit is 121,690. This is gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जी विल गो फॉर एक्सपेंसेस. एडमिन एक्सपेंसेस के लिए वी विल डू वर्किंग 2 एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए विल गो फॉर वर्किंग 3. नाउ एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम पैरेलल लेके चलते हैं जी, वर्किंग 2 एंड वर्किंग 3. If you see question, your admin expenses are second entry from your starting 35,180. These are admin expenses. And distribution cost in the trial balance is 44,320. This is distribution cost. And after this we see adjustments, which adjustments belongs to different parts, whether admin या distribution वो बताएगा. एडजस्टमेंट 3 जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जी, नहीं आएगा. डिलीवरी वैन लाइसेंस 540 हैड बीन पेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021. किसका पार्ट है जी? डिस्ट्रीब्यूशन का. How much? This is 540. Delivery van. $540 is capital expense or revenue जी? Delivery van license. हाँ, this is capital expense. तो आप इसको हाँ क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, वो बात है. फिर आ जाए वेजेस पे. वेजेस एंड सैलरी 620 आउटस्टैंडिंग है. आप देखें आपकी वेजेस एंड सैलरीज आ रही हैं 21,100 प्लस 620 कितनी आएंगी? 26,100 प्लस 620 यह आया 26,720. इसका 26,720 का 25% डिस्ट्रीब्यूशन है एंड 75% जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, 25% एडमिन है.
wages 25% and wages 75%. 26 720. 6680 20040 onwards. Done with these two, ये भी treat हो गई. This is also done. अच्छा जी, loss on delivery. This is loss on delivery van 1320. 1320 will be part of distribution cost. Loss on delivery van 1320, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट होगा. ऑनवर्ड्स देखते हैं जी. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, वो कह रहे हैं जी आपने 58,000 को चार्ज किया 40 इयर्स पे, तो 1450. तो ये किस में जाएगी जी? 1450 डिस्ट्रीब्यूशन में. क्यों जी? तो वेयरहाउस की है ना. ओके. 1450 is distribution depreciation. इसके बाद ऑनवर्ड्स चलते हैं. डन. डेप्रिसिएशन पे आ जाएं जी. वी हैव डील्ड विद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, डिलीवरी वैन 20% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जी. ट्रायल बैलेंस पे आते हैं. डू वी हैव डिलीवरी वैन हियर? Delivery vehicles. These two are delivery vehicles. जी. What we will do? Cost में से हमें cost निकालनी है. नेटबुक वैल्यू में से नेटबुक वैल्यू निकाल दें या कॉस्ट में से कॉस्ट निकाल दें, प्रोविजन में से प्रोविजन निकाल दें. आपकी चॉइस है जी. देखिए मैं कॉस्ट में से कॉस्ट निकाल रहा हूँ क्योंकि, और प्रोविजन में से प्रोविजन निकाल दूंगा. कौन सी प्रोविजन? ये एडजस्टमेंट 7 वाली जी. इसकी कॉस्ट कितनी थी? 13,000 और प्रोविजन कितनी थी? 4680. Cost 13,000. So 13,000 and 4680. टू ईयर्स डेप्रीशिएट किया उसको सेल करने से पहले. डिस्पोज कर दिया ना, तो 2 ईयर्स उसको डेप्रीशिएट किया था. उसकी वर्किंग साथ की हुई है मैंने. माइनस 4680. This is 37,520 and updated net book value is 38,900. This is 38,900. प्रीपेड भी है इसके अंदर. इस साल में तो इस साल की लेनी है ना. हैड बीन पेड फॉर द ईयर एंडेड. साल की पे की है 31 दिसंबर 21 तक. तो अगस्त तक का इस साल का एक्सपेंस है. अगस्त में साल खत्म हो रहा है ना. हाँ अगस्त में साल खत्म हो रहा है. तो जनवरी से अगस्त तक का एक्सपेंस है. बाकी प्रीपेड है. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. 180 चार्ज होगा. 540 इंटू जनवरी 4/12 कर लेते हैं. प्रीपेड साइड कर लेते हैं. सिर्फ 180.
तो 180 इज प्रीपेड। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से आपने 180 का प्रीपेड सेट असाइड कर देना बस। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से 180 का लाइसेंस प्रीपेड आप निकाल दें बस। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। आई थॉट कि आपने शायद कोई नई डिलीवरी व्हीकल परचेज की है। हाँ, अगर परचेज की होती और उसके साथ आपने कोई लाइसेंस दिया होता या उसकी कोई फर्दर कॉस्ट होती तो वो उसकी कैपिटल कॉस्ट में ऐड होती। ऑनवर्ड चलते हैं। 30% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो आप लोग 38,900 का 20% ले लें जी। बताएं कितना आता है? 7780। और अब मुझे ये बता दें, ये जो 7780 है ये आपकी कहाँ जाएगी जी? डिस्ट्रीब्यूशन में। डेप्रिसिएशन डिलीवरी व्हीकल में देखें ये क्वेश्चन जरा डेविएट किया रूटीन से। सुन लें आप, अगर इससे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस कर लें 16 से लेकर 21 तक 21 तक, हर क्वेश्चन के अंदर इन P2 एंड P3 वो मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स करता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के साथ। मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स करता है वो यहां पे एडमिन के साथ। बट ये क्वेश्चन है जिसके अंदर उसने मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ एडजस्टमेंट्स कर दी हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना क्वेश्चन में। अच्छा जी, अब इसके बाद मुझे आप टोटल दे दें इसका। रिवैल्यूएशन रिजर्व, लेकिन वो तो हमने Yes. स्टेटमेंट वाला था। लेकिन ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है। यस, बट आपका लॉस हुआ ना। फ्री होल्ड रिवैल्यूएशन रिजर्व आपने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को किया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन कहाँ डाली? डिस्ट्रीब्यूशन में। क्योंकि वो वेयर हाउस था। यस, सो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से रेलेवेंट एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन में। वालेकुम अस्सलाम। सो आप थोड़ा सा इसके अंदर एक और ऐड कर लें, विच इज 2000। दिस इज revaluation. So now 76,000 ये 76,000 730 is distribution. Admin बताएं जी। 41,860. Admin are 41,860 पोस्ट कर लें जी। Admin 41,860 and 76,730। 41,860 और इसके बाद आपके पास आ जाएगा जी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 3,100 एंड नाउ कैलकुलेट फाइनेंस कॉस्ट। व्हेन वी गो टू कैलकुलेट फाइनेंस कॉस्ट तो वो कहता है जी डिबेंचर इंटरेस्ट उसने पे किया 30 जून, तो कितने मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है? 2। ओके, 300 है जी। Now check 36,000 into 5%. 1800। This is 1800 और क्वेश्चन में देखें फाइनेंस कॉस्ट कहाँ पे पेड है जी? इंटरेस्ट पेड है। हाँ जी, where it is 1590 is interest paid। इसका 1890 is finance cost। सो नाउ आप लोग फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे ऐड कर दें 1890 लिख के जी, माइनस कर दें तो कितना आया प्रॉफिट फॉर द ईयर? 1210। ये आपकी इनकम स्टेटमेंट थी जी। इसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं। वो कहता है इंटरेस्ट, सॉरी क्या करूं? इंटरेस्ट आप ये देखें, इंटरेस्ट है यहाँ पे, ये इंटरेस्ट पेड।
आपने क्या किया 36,000 का 5% लिया, वो आया 1800, 2 months का आउटस्टैंडिंग है, इंटू 2/12 कर दिया, वो निकला 300, द टोटल इज 1890. आफ्टर दिस ऑनवर्ड्स अगर आप चलें तो सी पार्ट में वो कहता है prepare a statement to show the balance of retained earnings at 31st August 21 after the preparation of income statement. Retained earnings brought forward कितनी है जी? Previous 24,200 जी. इसके अंदर आप ऐड कर दें प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1210. इसमें से लेस कर दें आप डिविडेंड पेड जी 3000 इन ट्रायल बैलेंस इन योर डेटा एडजस्टमेंट्स गिवन है, और एनी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स आई डोंट सी, ये आपका आ जाएगा जी प्रॉफिट बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में देखें, ये देखें आपका आ जाएगा बैलेंस प्रॉफिट का एट 31st August 2021. हाउ मच दिस इज? $22,410 जी. आगे ऑनवर्ड्स आ जाएं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे. वो कहते हैं जी डायरेक्टर विश टू रिड्यूस द लेवल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स. State 2 ways in which the level of trade receivable of the business could be reduced. The one is offer discount to trade receivables for early payments. The one. Second, promote cash sales. With discounts, early discounts. फिर आ जाए जी, वो कहता है द डायरेक्टर्स हैव प्लान्स टू एक्सपेंड द बिजनेस एंड दे आर कंसिडरिंग 2 ऑप्शन. राइट इशू कर दें 80,000 पे या 8% डिबेंचर लिख दें. इसके ऊपर तो आपने लिखना ही है जी. तो ये वैसा ही है डेटा जो हम प्रीवियस भी कुछ क्वेश्चंस में करके आए हैं. करवा दूं? अच्छा ओके. राइट इशू कर दें जी 80,000 shares for 0.50 each at a premium of 25% और 8% डिबेंचर दे दें जी. एडवाइज करें द डायरेक्टर्स विच ऑप्शन दे शुड चूज. जस्टिफाई योर आंसर. इन केस ऑफ राइट इश्यूज company will receive cash inflow 80,000 into 0.625 $50 50,000. Right issues are is permanent capital and not a liability, so does not affect gearing रेशो. गियरिंग रेशो पे ये फिर कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा. ऑनवर्ड चलते हैं.
dividend payments are directors discretion जी. On the other side, issuance of debenture will increase non-current liability also increase gearing ratio and company bound to pay interest on yearly basis. After few years, company also pay debenture value. अब इसको आप कंक्लूड कर दें. So right issue is better decision if all shares are taken up जी.